नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। हमारे खास कार्यक्रम कहानी सियासत की में स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार कर सकती है, ऐसी संभावना मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में सियासत के जानकार जता रहे हैं। माना जा रहा है कि कल मोहन यादव सरकार मंत्रिमंडल में कुछ नए सदस्यों को शामिल कर सकती है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार बीते कुछ समय से अपने मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी कर रही थी, लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से विस्तार नहीं हो सका था। और अब लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मोहन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द हो सकता है और इसके साथ ही जो नाम कांग्रेस से आकर बीजेपी में शामिल हुए, जिन्होंने बीजेपी को चुनावों के पहले एक मजबूती दी, बीजेपी अब उनकी तवज्जो यहाँ पर जो है वो पूरी तरह एक तरीके से हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार के रूप में करने वाली है। और इसके साथ ही साथ रामनिवास रावत, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक थे, फिलहाल विजयपुर से विधायक के इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि सोमवार की सुबह 9 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और रामनिवास रावत बतौर मंत्री शपथ ले सकते हैं। फिलहाल रामनिवास रावत ने भी इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए उनकी सीट पर उपचुनाव भी नहीं हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ और भी कई नाम मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि अभी रामनिवास रावत का नाम लगभग तय हो चुका है। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के बाद देर रात तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो एक साथ बैठेंगे और यहाँ पर तय करते हुए नजर आएंगे कि आखिर कौन से वो नाम होंगे जो कि बतौर मंत्री शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि कमलेश प्रताप शाह, जो कि अमरवाड़ा से फिलहाल बीजेपी के प्रत्याशी हैं उपचुनाव के लिए, उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि रामनिवास रावत का नाम लगभग तय हो चुका है और वो सोमवार की सुबह शपथ ले सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी कमलेश प्रताप शाह अमरवाड़ा में उपचुनाव में व्यस्त हैं। इसके साथ ही बीजेपी भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि अमरवाड़ा की सीट को कैसे भी करके जीत लिया जाए, क्योंकि बाकी सभी विधानसभाएं कांग्रेस के पास है और लोकसभा यहां पर पूरी तरह से बीजेपी ने अपने हासिल में ले ली है। तो बीजेपी यहां पर अमरवाड़ा विधानसभा के जरिए भी सेंधमारी करने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। लेकिन कमलेश प्रताप शाह का 10 तारीख को चुनाव में क्या कुछ जो है वो फ्यूचर होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस से आए हुए विधायकों का बीजेपी पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि तवज्जो दे रही है। कमलेश प्रताप शाह के अलावा निर्मला सप्रे का भी नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। निर्मला सप्रे, जो कि बीना से विधायक हैं और कांग्रेस की विधायक रही हैं, अभी बीजेपी में आकर शामिल हुई हैं। कहीं ना कहीं इन सभी नामों को लेकर विचार किया जा रहा है, लेकिन रामनिवास रावत का नाम लगभग यहाँ पर तय माना जा रहा है। अमरवाड़ा के चुनाव के बाद हो सकता है कि और भी चीजें तय हो। हालांकि बीजेपी के दिग्गज नेता जब बैठेंगे आज बैठक के बाद, तो यहाँ पर माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जिन्होंने कांग्रेस से आकर बीजेपी को लोकसभा चुनावों के पहले वोट की मजबूती दी, संगठनात्मक तौर पर बीजेपी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिली और इसके साथ ही साथ बीजेपी कहीं ना कहीं 29 की 29 सीटें जीतने में कामयाब रही। उन कांग्रेस नेता जो अब बीजेपी में आकर शामिल हो गए हैं, उनकी मेहनत या उनके तवज्जो को अब जो है वो अनदेखा नहीं किया जाएगा और बीजेपी यहाँ पर पूरी तरह कोशिश कर रही है कि जो वरिष्ठ यहाँ पर आकर शामिल हुए हैं बीजेपी में, उनको कोई ना कोई पद जरूर दें। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार सरगर्मी तेज रही है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तारीख सुनिश्चित नहीं हो पाई है। सीएम साय मंत्रिमंडल में विस्तार में देरी को लेकर राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी के लिए बीजेपी नेताओं में आपसी गुटबाजी है, लेकिन सीएम साय ने इससे इनकार किया है। सीएम साय ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रविवार को कहा कि बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है, सब समय से होगा। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसके बाद ही छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बनेगा, इस बात पर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। विष्णुदेव साय कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है, इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए हैं
और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र के पहले कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, क्योंकि अभी विष्णुदेव साय कैबिनेट में 2 मंत्रियों की जगह खाली है। क्योंकि रायपुर दक्षिण से विधायक बृजमोहन अग्रवाल जो शिक्षा मंत्री थे, उनको पार्टी ने रायपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया और जीतने के बाद उन्हें विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में मंत्री पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसकी वजह से एक पद और खाली हो गया। तो सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पार्टी के जो विधायक हैं उनको कैबिनेट में लेना है। तो ऐसे में रायपुर से अगर देखें तो सबसे कम प्रतिनिधित्व रायपुर का है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी सीट छोड़ दी थी विधानसभा की, और जब मंत्री थे उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है, जिसमें राजेश मूणत का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। इसके अलावा एक और सीट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बस्तर से भी किसी को जगह दी जा सकती है, क्योंकि बस्तर संभाग से सिर्फ अभी केदार कश्यप ही मंत्रिमंडल में शामिल हैं। और वहीं इस बात की भी चर्चा छत्तीसगढ़ में है कि वर्तमान में जो मौजूदा मंत्री हैं उनमें से जिनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, उनमें से 2 मंत्रियों को हटाया जा सकता है। तो ऐसे सरगुजा से सबसे ज़्यादा इस समय प्रतिनिधित्व है, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद वहां से आते हैं। रामविचार नेताम भी मंत्रिमंडल में हैं, श्याम बिहारी जायसवाल हैं, और महिला बाल विकास मंत्री वो भी सरगुजा क्षेत्र से आती हैं। तो वहाँ से ये कहा जा रहा है कि किसी का पत्ता साफ हो सकता है। लेकिन बहरहाल छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफ़ी सुगबुगाहट है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ये विस्तार हो सकता है और सभी समीकरणों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ नए चेहरे या पुराने चेहरे को जगह दी जा सकती है। रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने प्रदेश कार्य समिति में रखे गए प्रस्ताव को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पहली बार 49.5% वोट बैंक लाकर 163 सीट विधानसभा में जीत मिली। मेरा बूथ सबसे मजबूत, पीएम मोदी ने अभियान की शुरुआत की और हम सभी 29 लोकसभा सीट जीते। मध्य प्रदेश ने आज तक के इतिहास का रिकॉर्ड बनाया, सभी सीट जीत ली। वहीं कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विकसित भारत के साथ विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। विपक्ष ने नकारात्मकता के साथ हराने का प्रयास किया। आरक्षण और संविधान को लेकर झूठ बोला गया। कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए, ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को नकारात्मकता से लड़ना है। चुनाव एक प्रकार से इस बात का चुनाव था कि सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर देश के जन जन को विश्वास था। यह चुनाव विकसित भारत के संकल्प की विजय का चुनाव था। कांग्रेस से 2.5 गुना अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और फिर भी अगर उन्हें इसका बहुत आनंद है। राहुल गांधी के बयान पर सिंधिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो सपने देखने में लगे हैं। जिस पार्टी का 13 राज्य में खाता नहीं खुला, जनादेश को न स्वीकार कर सनातन को गाली देने लगे हैं। जनता ने 3 बार विपक्ष में बैठने का अधिकार दिया है, फिर भी अहंकार देखिए। कई लोग ऐसे हैं जो सपने देखने में अधीन होते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के 13 राज्यों में खाता ही नहीं खुला है, शून्य पर है। अनेक राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा सीधा मुकाबला रहा है, वहां उनका स्ट्राइक रेट केवल 26% है। जहां हार का सामना करना पड़ा है, जनादेश को न स्वीकार करते हुए असहिष्णुता का परिचय दे रहे हैं, सनातन धर्म को गालियां दे रहे हैं। जनता ने इनको 1 बार नहीं 3 बार विपक्ष में बैठने का आदेश दे दिया है, लेकिन फिर भी इनका अहंकार देखो। 239 तक उनका आंकड़ा नहीं पहुंचता जो भारतीय जनता पार्टी को अकेले इस चुनाव में आशीर्वाद जनता का मिला है। प्रदेश कांग्रेस में जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जल्द ही नई कार्यकारिणी की घोषणा होगी, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 से 15 दिन में नई कार्यकारिणी का ऐलान हो जाएगा।
कार्यकारिणी का हम एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसको हमने शुरू कर दिया है और सभी जिस तरह से प्रक्रिया के अंदर हर जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग रीजन्स हैं, वहाँ से हम लोगों को नाम आते हैं, वहाँ से उनके ऊपर मंथन होता है, फिर उसके बाद होती है। तो ये प्रक्रिया जारी है और मेरे ख्याल से अगले 10-15 दिन के अंदर जारी हो जाएगी। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने पौधारोपण किया। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट और कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। सीएम ने देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और प्रदेशवासियों से 5 करोड़ पौधे लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इंदौर जो करता है अद्भुत करता है। प्रदेश जहां 5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा रहा है, वह इंदौर अकेला 51 लाख पेड़ लगाने में जुट गया। आगे मत जाओ। 51 लाख पेड़ लगाने का जो निर्णय इंदौर ने किया है, इंदौर जो करता है वो अद्भुत करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम का आह्वान किया और पूरे प्रदेश में लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाए जा रहे हैं, उसमें से 51 लाख अकेले इंदौर ने तय किया है। मेरी अपनी ओर से देवी अहिल्या की माँ नगरी इंदौर को बधाई। इस अवसर पर हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी भी मौजूद है, हमारे मंत्री द्वय माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, सभी माननीय विधायक, सांसद, पूरा नगर एक तरह से पूरा जिला तय कर चुका है। हरियाली की चादर पुनः पृथ्वी माँ के लिए जो आवश्यक है, खास करके ओजोन लेयर के लिए, मेरी अपनी ओर से इस पूरे अभियान की बधाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की मंगल कामना की। इस मौके पर महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अंग वस्त्र और बाबा महाकाल की चित्र भेंट कर स्वागत किया। आगर मालवा में 2 जून को सुनील व्यास पर हुए हमले के मामले में सियासत शुरू हो गई है। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े कूद पड़े हैं और अपने समर्थकों के साथ एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। पूर्व विधायक वानखेड़े पीड़ित के परिजनों के साथ पहुंचे। वानखेड़े ने आरोप लगाया कि पुलिस बीजेपी विधायक मधु गहलोत के दबाव में काम कर रही है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर रही है। हमले में घायल सुनील व्यास के भाई ने आरोप लगाया है कि उन्हें और परिवार को जान का खतरा है, जिसके चलते घायल सुनील व्यास का छिपकर इलाज कराना पड़ रहा है। वहीं पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। बड़ी ही शर्मनाक बात है, जनता विधायक को चुनती है जनता के हित की रक्षा करने के लिए, लेकिन आगर जिले में गलती से एक ऐसा विधायक चुना गया है जो खुद ही जनता की पिटाई करवा रहा है। एक ऐसा विधायक जो जनता को धमकी देता है और अगर कोई आम व्यक्ति उसकी बात नहीं सुनता है तो अपने गुंडों को भेजता है और गुंडों को भेज के जानलेवा हमला करवाता है। हद वहां पर हो जाती है। विधायक के द्वारा लगातार एक व्यक्ति को धमकियां मिलती है, उसके बाद उसके ऊपर हमला होता है। हमले में वो व्यक्ति गलती से उसकी जान बच जाती है, उसके बाद भी विधायक के गुंडे फिर से जाते हैं कि इसकी जान बच गई तो अब इसे जान से खत्म करना है। पीड़ित पक्ष पिछले 6 दिन से छुप के इलाज करवा रहा है, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। मेरे कुछ दिन पहले 2 तारीख के दिन मेरे भाई के साथ जो विधायक के गुंडों ने, विधायक के द्वारा भेजे गए गुंडों ने जो वारदात करी है, मारपीट की, उनकी जान लेने की, मैं उनको न्याय दिलाना चाहता हूं प्रशासन से कि भाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, गिरफ्तार किया जाए तुरंत। और मेरे परिवार को अभी भी खतरा है, तो हम पे खतरा है तो हमारा भी ध्यान रखे। प्रशासन से यही है, अगर कल से कोई वारदात होती है मेरे या मेरे परिवार के द्वारा, मेरे परिवार के ऊपर, तो ये इनके जिम्मेदार माधव सिंह गहलोत अभी जो विधायक है उनका रहेंगे और वह उन लोगों का रहेंगे जिन्होंने ये वारदात करी है और मेरे भाई को न्याय मिले। नहीं, ये आए हैं, इन्होंने यहाँ पर लिखित में ज्ञापन दिया है
एक्चुअली में जो घटना हुई है तो उसमें जो जिसको चोट लगी हुई है वो हॉस्पिटल में भर्ती है और डॉक्टर ने बताया है कि अभी वो बयान देने के योग्य नहीं है। जैसे वो बयान देने के योग्य हो जाएगा तो जो भी घटना उनके साथ में हुई है उसके अकॉर्डिंग उसमें कार्रवाई हो जाएगी। इसमें विधायक मधु गहलोत का नाम आ रहा है, इनके द्वारा आरोप लगा रहे हैं। ये तो खैर जांच का विषय है, ऐसा अभी ऐसा कुछ आवेदन प्राप्त हुए करीब 3 दिन हो गए आज, उसके बाद प्रारंभिक जांच में कुछ सामने आया अभी तक पुलिस के सामने? जब वो घायल ही है व्यक्ति तो वो बोलेगा तभी तो कुछ समझ में आएगा। लेकिन उसके बोलते हैं कि वीडियो हॉस्पिटल से आ रहे हैं। नहीं, पर वो नहीं बोला। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों में बहुत विरोधाभास नजर आ रहा है। हाल ही में विधानसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि प्रदेश में पिछले साल करीब 35 लाख बेरोजगार थे, जबकि इस साल मई 2024 में ये संख्या घटकर 25,82,000 हो गई है। लेकिन बजट के ठीक पहले पेश आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने दावा किया कि राज्य में करीब 33 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। देखिए हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि 2023 की तुलना में मई 2024 तक 9,90,935 बेरोजगारों की संख्या कम हो गई है। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में 2,32,000 लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। विधानसभा में सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो 2 सवाल खड़े कर रहे हैं। पहला कि आखिर 7,58,000 बेरोजगार गए कहां, और दूसरा कि सरकार ने जो लिखित जवाब दिया है और जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है उन दोनों के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों है। हालांकि विधानसभा में सरकार ने जो आंकड़े दिए थे उसके मुताबिक पिछले साल बेरोजगारों की संख्या 35,73,000 थी, जबकि मई 2024 में ये तादाद 25,82,000 हो गई। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि बेरोजगारों की संख्या 33,13,000 है। पंजीकृत बेरोजगारों में उच्च शिक्षित युवाओं की संख्या भी चिंताजनक है, जिसमें हजारों की संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, MBA और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं। मध्य प्रदेश में 1,22,532 इंजीनियर बेरोजगार हैं तो 3,621 डॉक्टर भी। वहीं 16,037 MBA बेरोजगार हैं तो स्नातकों की संख्या 8,75,429 है। एक और परेशान करने वाली बात है कि पिछड़ी जातियों के लगभग 40% पंजीकृत आवेदक बेरोजगार हैं। जातियों के हिसाब से बेरोजगारों की सबसे बड़ी संख्या OBC की है, जिसमें लगभग 10,17,519 बेरोजगार हैं, जबकि सामान्य वर्ग के 6,96,849 बेरोजगार हैं। ये हालात तब हैं जब सरकार तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार कार्यालयों के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। मध्य प्रदेश में जिलेवार बेरोजगारी के आंकड़े भी चौंकाते हैं। कुछ जिलों में बेरोजगारों की तादाद बेहद कम है और कुछ में बहुत ज्यादा। प्रदेश में कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां बेरोजगारों की तादाद काफी कम है या तो कम पंजीकृत बेरोजगार हैं, यानी उनका पंजीयन कम हुआ है। जैसे पांढुर्णा में 9, मैहर में 25 और मऊगंज में 144। अब इसको लेकर सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं तो विपक्ष के अपने सवाल। पहले तो ये बेरोजगार नहीं है, ये नौकरी पाने का पंजीयन है, नौकरी पाने का, और 3 साल का इसका रजिस्ट्रेशन काल हो। 3 साल के बाद भी फिर उसका वापस फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो जिन लोगों को रोजगार मिल गया उनका कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। जैसे ही वैकेंसी निकलती है तो इसके आंकड़े कम ज़्यादा होते हैं। कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा बचा ही क्या है। उनके समय क्या हुआ था, 3,000 लोगों को रोजगार मिला था। हमारे यहाँ 25,000 लोगों का रिप्लेसमेंट हुआ है। ये सरकार जुमलों की सरकार है, सिर्फ जुमलेबाजी करती है और आंकड़ों में गुमराह करती है। आपने देखा 2 लाख को रोजगार दिया, 9 लाख गायब हो गए। तो इस तरह से ये गलत जानकारी देते हैं और यहाँ भी कई क्वेश्चनों की गलत जानकारियाँ दे रहे हैं। आपने देखा रोजगार गारंटी बंद कर दी इन्होंने, जिससे नुकसान हो रहा है, किसान गरीबों का, आम आदमी को नुकसान हो रहा है। और भी दूसरी छोटी छोटी योजनाएं बंद कर दी जिनसे लोगों को रोजगार मिलता है, वो भी बंद कर दी है। और इस तरह से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी को छिपा रही है सरकार। ये भी दुर्भाग्य। सरकार के दावों के बावजूद एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि वो 7,58,000 बेरोजगार कहां गए जो पिछले 1 साल में घटे हैं। सरकार के दावे और वास्तविकता के बीच इस अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी है कि जिन लोगों के नाम बेरोजगारी की सूची से हटे, क्या उन्हें वाकई रोजगार मिल गया या थक हार कर उन्होंने खुद ही अपना नाम कटवा लिया।
भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मिड डे मील की हालत पर। देश भर में बच्चों को पौष्टिक भोजन देने की बात हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक स्कूल ने इसे नए और निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। स्कूल में बच्चों को सिर्फ हल्दी वाले चावल खिलाए जा रहे हैं। सब्जियां तो दूर, दाल भी कई बार गायब रहती है। देखिए रिपोर्ट। जब तस्वीरें सिर्फ काली और सफेद हों तो सब एक समान है। काश समाज की हकीकत भी ऐसी होती। ऐसी नहीं है, इसलिए हल्दी में सना चावल आपको खिचड़ी कतई नहीं लगेगी। ये छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बिचाकुरा प्राथमिक विद्यालय है। 43 बच्चों को मध्याह्न भोजन में पिछले हफ्ते भर से कोई सब्जी नहीं मिली है। क्यों, सुनिए। लापरवाही समूह को है सर, अब समूह वाला नहीं देते होंगे तब तो बता रहे हैं सैका नहीं देवे नहीं करते हैं। गुरुजी के बोलते हैं तो उसका कहता है कि सब्जी उब्जी भाई ले आनो, भाई देता नहीं है तो क्या करें गुरुजी। दाल भात बनता है एक दिन खिचड़ी बनता है। साग सब्जी न देने के कारण मेरे स्कूल में आज खिचड़ी भात बना है। ये स्याह तस्वीर रंगीन हुई तो प्रशासन को दिखी हमारे कैमरे से। कॉमनली चावल दाल सब्जी अचार पापड़ ये देने की नियम है कम से कम, और अगर इसका पालन नहीं हो पा रहा है तो नियमानुसार कार्यवाही करूंगा। ये समस्या सिर्फ इस आंगनबाड़ी केंद्र की नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के 52,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई चेन में व्यवधान की वजह से पिछले 1 महीने से पोषण आहार नहीं पहुंचा है। रेडी टू ईट पोषण आहार की सप्लाई की सच्चाई जानने एनडीटीवी की टीम रायपुर के कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंची। क्या मिला, सुनिए। इसी महीना से नहीं आया है, फिर हर महीना आता है। पिछले महीने आया था सर, अभी नहीं आया, इसी महीना नहीं आया। पेंड्रा के हालात रायपुर से अलग नहीं हैं। जल्दी ही आ जाता था लेकिन अभी नहीं आ पाए हैं, कुछ नहीं आ पाया है। पिछले मास सर नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा जी। क्या खिलाती हैं ऐसे में आप? अभी जो मिला था पिछले और तीसरे पिछला माह, उसका जो बचा था उन लोग को हम दे रहे हैं बचत का। जी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बीज निगम के जरिए रेडी टू ईट खरीदती थी। अब बीजेपी ने महिला स्व सहायता समूह से पोषण आहार लेने का फैसला किया है। आरोप है कि भुगतान नहीं हुआ तो कंपनी ने 15 जून से सप्लाई बंद कर दी। घोषणा भर कर दिए और कार्रवाई करना भूल गए, नहीं तो अभी तक के यदि सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाता अभी तक उत्पादन शुरू कर देते, लेकिन वो किए नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार रेडी टू ईट का जो बच्चों को मिलना चाहिए वो लगातार बच्चों को मिल रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। लोग हवा उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो आंगनबाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंच रहा है। प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्र में रेडी टू ईट पोषण आहार की सप्लाई इस महीने नहीं हुई है और इसके पीछे की वजह यह है कि कंपनी ने सप्लाई करने से मना कर दिया है, भुगतान नहीं हुआ है, ये कहा जा रहा है। वहीं विभागीय मंत्री का ये कहना है कि सप्लाई लगातार जारी है, हालांकि व्यवस्था बदली है और स्व सहायता समूह को दिया जाना है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अधिकारी मंत्री को गलत जानकारी देते हैं या मंत्री ज़मीनी स्तर पर जानकारी ले नहीं पाते हैं। सूरजपुर से इमाम और पेंड्रा से अखिलेश के साथ रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए। सुकमा में नक्सलियों ने पूर्व नक्सली बारसे मासा की हत्या कर दी। किस्टाराम थाने के सुन्नम पेंटा गांव में घटना को अंजाम दिया। अप्रैल में बारसे मासा ने पत्नी सुक्की समेत 5 नक्सलियों के साथ आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सरेंडर किया था। बारसे मासा ACM मेंबर के रूप में काम कर चुका है। बारसे मासा पर 4 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों की किस्टाराम एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है।
बलरामपुर जिले के रामानुजगंज पुलिस ने धान खरीदी के दौरान घपला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बीते जून महीने में खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 11 लोगों के खिलाफ खाद्य निरीक्षक ने मामला दर्ज कराया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अनियमितता के संबंध में खाद्य अधिकारी प्रशांत राजवाड़े ने लिखित आवेदन पत्र जांच उपरांत दिया कि भवनमाल धान खरीदी केंद्र में करीबन 77 लाख का गबन 11 व्यक्तियों ने मिलकर किया है। धान खरीदी प्रभारी विक्रम गुप्ता एवं अन्य सहयोगी द्वारा 77 लाख का गबन 2023-24 में खरीदी के समय में करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अभी 4 लोग गिरफ्तार हैं, अन्य लोग फरार हैं। ये आईपीसी की धारा 409-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध को विवेचना में लिया। मानसून के सक्रिय होते ही खेती किसानी के कार्यों में तेजी आना शुरू हो गया है। इसके साथ ही रासायनिक खाद की मांग बढ़ने लगी है। समितियों में खाद का भंडारण करने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रेन के माध्यम से खाद राजनांदगांव सहित सहकारी केंद्रीय बैंक के तहत आने वाले 4 जिलों में पहुंचाई जा रही है। खाद के भंडारण को लेकर केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभात मिश्रा ने कहा कि खाद भंडारण और वितरण को लेकर हमने सहकारी बैंक के अधीन 4 जिलों की समीक्षा की, जिसमें लक्ष्य से 85% खाद का भंडारण हो चुका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।